नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने किया मत्स्य और पशुपालकों को सम्मानित। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को दिए 50 लाख। सरकार की योजनाओं पर किया संवाद। चंपावत गैंगरेप मामले में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का बयान। बोले, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता दुष्कर्मी, ऐसे आरोपियों को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। रुद्रपुर जिला अस्पताल में प्रसव पीड़िता की मौत पर हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। कहा नहीं थे डॉक्टर, नर्सों ने करवाई डिलीवरी। उत्तराखंड में 48 घंटे के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में बारिश का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के निरंजनपुर स्थित आईटीआई ग्राउंड में पशु, दुग्ध और मत्स्य पालकों के साथ संवाद एवं सुझाव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने दूध और मत्स्य पालकों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे मत्स्य पालन और दूध उत्पादन से जुड़े लोगों को फायदा भी हुआ है। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर विभागों द्वारा प्रदर्शनी को भी लगाया गया, वहीं दूध उत्पादन से जुड़े वाहनों को भी रवाना किया गया। पशुपालन का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से आज वृद्धि हुई है और हमारे किसान भाई बहन अपने पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में या दूध उत्पादन के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अपनी आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं, आर्थिक को भी बढ़ा रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हमने 2022 से अनेक नीतियों के माध्यम से जो उनको सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचाए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे, उनको रोजगार प्रदान करे, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। 22 से 2026 में जो हमारे 3 विभाग हैं, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग, इसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए लोगों को, तराई क्षेत्र में बसे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा हमने लाभान्वित किया है। आज जो आपने यहाँ पर संख्या देखी थी वो लोग थे जो हमारे योजनाओं से लाभान्वित हुए। लगभग इन 4 वर्षों में 27,000 से ज़्यादा लोगों को हमने इन 3 विभागों के माध्यम से लाभान्वित किया है। एक सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है कि अपने पशुपालक हों, मत्स्य पालक हों, डेयरी से जुड़े हुए लोग हों, बागबानी से जुड़े हुए लोग हों, कृषि से जुड़े हुए लोग हों, इन किसानों की आय दुगनी करनी है। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन 4 वर्षों में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच पे और मुख्यमंत्री जी की सोच पे कहीं ना कहीं धरातल पे काम किया है। पशु एवं मत्स्य पालकों के संवाद कार्यक्रम में मत्स्य और पशु पालकों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 50 लाख की अनुदान राशि दी गई। इस मौके पर ऋषिकेश से आई लाभार्थी ने बताया कि उन्होंने सरकार की मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना का लाभ उठाते हुए व्यवसाय को शुरू किया और आज वो 50 से 60 हजार रुपए कमा रही हैं। मैंने जो काम शुरू करा मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए का लोन लेके 10 गायें मैंने खरीदी उसमें। और जो मैं शुरू से ही मैं पशुपालन का काम करती थी, मेरे पास 2 गाय थी, लेकिन मुझे अनुभव नहीं था कि मैं सच में इस काम को कर पाऊँगी। मेरे पास अभी वर्तमान में 14 गाय हैं। 10 गाय खरीदी थी मैंने 7.5 लाख रुपये से। और मेरा जो दूध का जो प्रोडक्शन है वो 130 लीटर से 50 लीटर तक पर डे का है। और जो मुझे उसमें अर्निंग जो प्राप्त होती है, उसमें जो अर्निंग प्राप्त होती है मुझे 1,70,80 हज़ार रुपये होती है। और मुझे जो उसमें शुद्ध बचत हो जाती है 40 से 60 हज़ार तक मुझे बचत हो जाती है। मेरा नाम प्रकाश सिंह पंचपाल है। मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एक मत्स्य पालक हूँ, जिसमें अभी हम RAS में काम कर रहे हैं, बायोफ्लॉक में काम कर रहे हैं। उसके अलावा तालाब में भी हम काम करते हैं। साथ में सेवा केंद्र भी है, जिसमें हम किसानों को जो है विभिन्न तरीके की जानकारी देते हैं, जैसे मत्स्य पालन से रिलेटेड जानकारियां। उनको अगर किसी को नया फार्म स्टार्ट करना है तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें क्या कौन सी फीस उनको डालनी चाहिए, कैसे तालाब को बनाना चाहिए और उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए, वो सब के बारे में जानकारी देते हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस को 2027 चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूती देने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि उनका ये दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। प्रदेश में बैठकों और संवाद कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस आगामी चुनाव में रणनीति को धार देने की तैयारी में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एक्टिव हुई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, जोरों पर चल रही चुनावी तैयारी। उत्तराखंड दौरे पर कुमारी शैलजा, पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा। कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की उत्तराखंड से दूरी पर सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी एक्टिव नजर आ रही हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूती देने की कवायद तेज हो गई है। कुमारी शैलजा एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर हैं। दौरे के दौरान वो प्रदेश कांग्रेस नेताओं, जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। इन बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर की तैयारी और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि बीते एक महीने में उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने पार्टी संगठन और उसकी राजनीतिक मजबूती पर सवाल खड़े किए। एक तरफ कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर बयानबाजी, गुटबाजी और विरोध के कई मामले सामने आए। कुछ नेताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, जिसके बाद पार्टी में असंतोष दिखाई दिया। संजय नेगी के पार्टी में शामिल न होने से नाराज हरीश रावत ने राजनीतिक अवकाश लिया, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के विवादित बयान, महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच सियासी टकराव, युवा कांग्रेस और संगठन में अंदरूनी असंतोष, साथ ही कई मुद्दों पर नेताओं के अलग अलग सुर ने पार्टी की एकजुटता को कमजोर किया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की कोशिश होगी कि पार्टी के भीतर सभी मनमुटाव और अंतर्कलह को दूर किया जाए। इस दौरे के जरिए कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि लगातार संवाद और संगठनात्मक बैठकों से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और बीजेपी सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। जब प्रभारी दिल्ली से कोई हमारा प्रभारी आता है, इतना बड़ा नेता आता है, तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है और दुगनी ऊर्जा के साथ हम जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार होते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने प्रस्तावित दौरे में ये है कि वो 1-to-1 संवाद भी करेगी। किसी को अगर उनसे अलग से बात करनी है वो भी बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल चुनावी वर्ष है और ये जो दौरे हैं प्रभारी जी के वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने जिस जो है एक दूसरे पे कटाक्ष की बात कही थी, पिछले दौरे में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई बात सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चलेगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उसके बाद से देखिए इस तरीके का जो भी क्रियाकलाप है वो बंद है। अब जिसे जो भी बात करनी है वो उनसे डायरेक्ट कर सकता है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पद से हटाने को लेकर भी काफी उठापटक का मामला सामने आया, जिसमें एक ठग द्वारा कांग्रेस के नेताओं को कॉल कर अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर साजिश की गई। वहीं कांग्रेस की माने तो प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता अब बीजेपी के खिलाफ होती जा रही है। ठगी में जिन जिन नेताओं के नाम सामने आएंगे, कुमारी शैलजा उनसे बात करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि प्रभारी जी के दौरे से पहले ही इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने कहा कि ये साजिश है उनके खिलाफ। आप देख रहे हैं कि पहले दिन से जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत हलचल है उनको उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर, क्योंकि पहले दिन से जो आक्रामक रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, जिससे प्रदेश की जनता आपने देखा खुल करके भाजपा के खिलाफ आई है। हमारा 16 मार्च का जो रैली थी वो एक ऐतिहासिक रैली थी, हजारों की संख्या में 10,000 से ज़्यादा लोग उस रैली में शामिल थे। तो उन्होंने बिल्कुल ये जो स्थिति है आज पार्टी की वो एक्चुअली में जो है शैलजा जी के साथ रखने का कार्य प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। और जिन जिन लोगों के भी साथ ठगी हुई है अगर उनके नाम सामने आते हैं तो मुझे लगता है उनसे भी वार्तालाप करने का जो कार्य है वो प्रभारी महोदय करेंगे। कांग्रेस आगामी चुनाव को देखते हुए अब संगठन को एक्टिव मोड में लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कुमारी शैलजा का ये दौरा पार्टी के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये दौरा कांग्रेस को कितनी नई ताकत और दिशा दे पाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
पहाड़ की शांत वादियों से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 आरोपियों ने 16 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी की। इसमें एक बीजेपी नेता है तो दूसरा अग्निवीर। गैंगरेप की इस वारदात ने उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गैंगरेप की वारदात से उत्तराखंड शर्मसार। चंपावत में नाबालिग के साथ दरिंदगी। आरोपियों में एक बीजेपी नेता तो दूसरा अग्निवीर। पहाड़ की शांत वादियों में बेटियों की चीख उठा रही सवाल। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। पहाड़ में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसकी हकीकत सामने आई है। चंपावत में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 16 साल की नाबालिग के साथ 3 लोगों ने दरिंदगी की। इनमें एक बीजेपी नेता का नाम भी सामने आया है तो दूसरा युवक अग्निवीर है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार हैं। कि सल्ली क्षेत्र में एक लड़की जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर वर्तमान में अभियोग पंजीकृत की कार्रवाई प्रचलित है। पीड़िता के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को इसमें अभियुक्त नामजद किया गया है। साथ ही उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो दुर्घटना हुई है, जो ये दुष्कर्म की घटना हुई है, उसमें अभियुक्तों द्वारा बल प्रयोग किया गया है। इस संबंध में जांच प्रचलित है क्योंकि अभी ये घटना के बारे में जानकारी मिली। हमारे द्वारा प्राथमिक साक्ष्य जुटाते हुए जो घटनास्थल उसको कार्डन ऑफ करते हुए वहां पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही चूंकि इतने गंभीर प्रकरण था तो पीड़िता के मेडिकल और इत्यादि कार्रवाई को हमारे द्वारा सुदृढ़ कराया गया है। और अन्य चूंकि घटनाक्रम में जो वर्णित तथ्य है उसके संबंध में जानकारी की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कर सभी चीजों को विवेचनात्मक पहलुओं से जोड़ते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि चाकू की नोक पर तीनों आरोपियों ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक 20 साल का विनोद सिंह रावत, 30 साल का नवीन सिंह और 45 साल का बीजेपी नेता पूरन सिंह रावत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बीजेपी नेता पूरन सिंह रावत पूर्व में तल्लादेश से बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष और सल्ली गांव का प्रधान रह चुका है, लेकिन कुछ समय पहले नई कार्यकारिणी के गठन में उसे पद से हटा दिया गया था। गैंगरेप की इस वारदात ने जहां महिला सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता का घिनौना चेहरा उजागर हो गया है। हालांकि इस बीच बाकी 2 आरोपियों के परिजनों का बयान भी सामने आया है। नमस्कार। आज जो मेरे बच्चे के लिए दुर्घटना घटी है, मेरे बच्चे को साजिश करके आए फंसाया गया है। अगर मेरा बच्चा दोषी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और नहीं तो आए कमल रावत ने मेरे बच्चे को निर्दोष फंसाया है। चुनाव की रंजिश है, इसको हमने वोट नहीं दिया। शैलेश गुरु को वोट दिया, उसमें हमसे जलता था, कहता था कि तुमको गाली के नीचे दबा दूंगा और तो तेरे बच्चे का करियर खत्म करूंगा, जीवन में तुमको खाने नहीं दूंगा मैं। और मेरा बच्चा 11 बजे रात में महिला संगीत से आया। 4:14 में मैंने फोन किया, वो दूध तोड़ने गया। वो लड़की इनने मेरा दरवाजा तोड़ के लड़की अंदर कर रखी थी। प्रशासन से मेरी मांग है, अगर मेरे बच्चे की अगर गलती है उसको फांसी दी जाए, नहीं तो मेरे बच्चे को निर्दोष फंसाया जा रहा है। आज जो घटनाक्रम हुआ तो उसमें मेरे पापा का भी नाम आया। तो मेरे पापा, मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूंगी कि मेरे पापा को मतलब जिनका भी नाम आया है उनको सभी को अच्छे से जांच करे और न्याय मिले। मेरे पापा और मेरी मम्मी कल साथ में थे, तो जो भी ये कमल रावत ने झूठे इल्जाम लगाए हैं पापा पे, ये सब मतलब अब इन सब की जांच करेंगे अच्छे से और तभी बताएंगे कि क्या है, क्या सच है, क्या नहीं है। कमल रावत ने खाली भी इल्जाम लगाया है सभी के ऊपर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले ने उत्तराखंड में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वारदात ने देवभूमि को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने बेटी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चंपावत में हुए गैंगरेप की वारदात ने पहाड़ की शांत वादियों को झकझोर कर रख दिया है। चंपावत में 13 साल के भीतर ही ये चौथी शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2003 में चंपावत में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 को हिरासत में लिया गया था।
अक्टूबर 2023 में सूखीढांग क्षेत्र में एक महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था। जुलाई 2024 में तल्लापाल बिलौना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और अब 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक गैंगरेप जैसी वारदात ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं पहाड़ की शांत वादियों में बेटियों की चीखें कई सवाल उठा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं चंपावत गैंगरेप मामले के विरोध में खटीमा में महिला कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूका। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस नेता उमेश सिंह राठौड़ ने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है तब से महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं और अगर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री हैं उसके सिंह धामी जी का यहाँ पर पुतला दहन किया है। लगातार प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे कल आप लोगों ने देखा होगा चंपावत के अंदर एक 16 वर्षीय लड़की के साथ एक गैंग रेप हुआ और उस 16 साल की लड़की को कमरे में बंद करके बांध कर उसके साथ गैंग रेप हुआ और उस गैंग रेप में भी सम्मिलित जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मंडल के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो हमने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया। रामनगर में भी चंपावत गैंगरेप मामले के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की, साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाया। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के पदाधिकारी ही अपराधों में संलिप्त होंगे तो प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी। देहरादून में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार को लोकायुक्त गठन का वादा याद दिलाने के लिए प्रदर्शन किया, जहां पार्टी कार्यकर्ता बादाम लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने मौके पर धरना देकर नारेबाजी की। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि बीजेपी ने 2017 में 100 दिनों में लोकायुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन 9 साल बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। वर्ष 2017 में चुनाव मैदान में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर सरकार आई तो हम लोग 100 दिन में लोकायुक्त का गठन करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर सरकार ने साफ मना कर दिया कि भ्रष्टाचार ही नहीं है तो लोकायुक्त की जरूरत भी क्या है। 2022 में फिर से सत्ता में आई सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस वादे को पूरी तरीके से भूल चुकी है। आज हम बादाम भेंट करने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ताकि लोकायुक्त का जो वादा जनता से किया गया था वो वादा पूरा हो सके। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी, हाई कोर्ट की फटकार के बावजूद भी, तमाम राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों की बार बार मांग के बाद भी जो है ये सरकार लोकायुक्त का वादा निभाने को तैयार नहीं है। लोकायुक्त का गठन अभी तक नहीं हो पाया है, इसीलिए आज हम लोग बादाम लेकर के आए हैं कि ताकि जनता से जो वादा किया था वो पूरा हो सके। हल्द्वानी शहर में लगातार 2200 करोड़ की लागत से सीवेज सिस्टम और सड़क चौड़ीकरण के काम किए जा रहे हैं। ऐसे में पूरे शहर की सड़कें खुदी हुई है और मानसून से पहले कार्य पूरा होने की उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि कार्यदायी संस्था कछुए की गति से काम कर रही है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि कार्यकारी संस्था यूयूएसडीए को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर नगर आयुक्त परितोष वर्मा का कहना है कि बरसात में जल भराव ना हो, इसके लिए सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मानसून हमारा चूँकि ऑफिशियली 15 जून के बाद कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे नगर क्षेत्र में और उसके आसपास पेरी अर्बन एरिया में काम चल रहे हैं, खासकर जो जमरानी खंड के द्वारा किए जा रहे हैं या एडीबी के हैं, लोक निर्माण विभाग के हैं, सिंचाई विभाग के हैं, इन कामों को लेकर नगरायुक्त के नगर निगम हल्द्वानी और संबंधित विभागों के साथ अभी 2 दिन पहले भी बैठक की गई थी और उसमें पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी जो मिटिगेशन के उपाय किए जाने हैं उसके लिए कहा गया है। साथ में जो गतिमान कार्य हैं और उनको आपदा के दृष्टिगत, मानसून के दृष्टिगत उसमें तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि 15 जून के बाद, चूँकि हमारा 3 महीने का सत्र रहता है, तो उसमें किसी तरह की असुविधा ना हो। जो हमारे नाला सफाई गिरोह दल है उसके द्वारा नालों की सफाई का काम प्रारंभ कर दिया गया है और मानसून के दृष्टिगत जो हमारे संवेदनशील स्थान है उनका भ्रमण भी किया गया है।
जैसे तिकोनिया है या चंबल पुल वाला एरिया है या फिर इंदिरा नगर वाला नाला है, तो इनका विजिट भी किया गया है। और इसमें जहाँ पे नाले चौक होते हैं उसको तोड़ करके और जाली इत्यादि लगाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है और इसी के मद्देनजर गुरुवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिलोक, तिराहा और ज्वालापुर के साथ ही भादराबाद टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी गति पर जिलाधिकारी भड़क उठे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों को साफ कर दिया कि काम में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब एक्शन लिया जाएगा। हरिद्वार जिला जेल अब सुरक्षा के लिहाज से और भी ज्यादा चाक चौबंद हो गई है। दरअसल जेल परिसर में नई हाई सिक्योरिटी बैरिक को बनाकर तैयार किया गया है, जिसे विशेष रूप से हार्डकोर क्रिमिनल और नामचीन गैंगस्टर को रखने के लिए बनाया गया है। नई बैरिक की क्षमता 50 कैदियों को रखने की बताई जा रही है। बाहर से साधारण दिखने वाली ये बैरिक आधुनिक सिक्योरिटी उपकरणों से लैस है। जल्द ही इस बैरिक में हार्डकोर क्रिमिनल को शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, कई तरह के हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, उनको रखने के लिए जो है विशेष बैरकों की आवश्यकता होती है। तो उसी के दृष्टिगत जो है यहाँ जिला कारागार हरिद्वार में 50 बंदी क्षमता की हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है। पे चप्पे पे जो है सीसीटीवी की कवरेज रहेगी और इसके जो है सिक्योरिटी के जो मापदंड हैं वो जो है हमारी जो अन्य जेलें हैं उससे थोड़ा भिन्न रहेंगे। हमने कुछ जो है सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रपोजल जो है भेजा है उच्च अधिकारियों को और वहाँ से प्रपोजल स्वीकृत होते ही जो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद ये जेल का जो है स्टार्ट कर देंगे। रुद्रपुर में गुरुवार को राष्ट्रीय क्रीम मुक्ति दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उधम सिंह नगर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने स्कूल बच्चों को पेट के कीड़ों के मारने की दवा देकर अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पेट के कीड़ों से मुक्ति जरूरी है। इस पे हम लोगों का एक कोशिश की जाती है, जब भी हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे पेट के कीड़े की बीमारी होती है उससे काफ़ी एनीमिया की संबंधित जो होती हैं शिकायतें आती हैं और उनकी वजह से बच्चे अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाते और ये शोध WHO द्वारा भी पूरा किया गया है। इसके क्रम में जो हमारा अभियान राष्ट्रीय अभियान चल रहा है उसमें आज हम लोगों ने कृमि मुक्ति के लिए यहाँ पे बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। ये लगभग 6 लाख बच्चों को आज पूरे ज़िले में खिलाई जा रही है और कहीं ना कहीं इसके ये बहुत ही छोटा सा एक इंटरवेंशन है, लेकिन इसके बड़े दूरगामी प्रभाव आते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्कूल को भी विजिट किया है और स्कूल को भी हम लोग रेनोवेशन के लिए पूरा ले रहे हैं। रुद्रपुर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक स्कूल पर बड़ा एक्शन लिया है। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश पर सीलिंग की कार्रवाई को अमल में लाया गया है। दरअसल ये मामला ग्राम फाजलपुर मेहरौला में डिजिटल ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल के संचालक से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 400 वर्ग मीटर विवादित जमीन पर कब्जा कर लिया था और जैसे ही इसकी भनक जिला प्रशासन को लगी तो मौके पर जांच के लिए अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय को भेजा गया, जिसमें सच सामने आ गया। जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाउंड्री वॉल का काम रुकवाया और जगह को सील किया। सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि भागलपुर मेहरौला क्षेत्र में डिजिटल ग्लोबल स्कूल के जो मालिक हैं उनके द्वारा एक नए प्लाट पर बाउंड्री वॉल करा करके गेट लगा करके उसको अपने कब्जे में लिया जा रहा था। इस जानकारी पर हम यहाँ पहुँचे क्योंकि हमारी जानकारी में है कि पूरी माननीय उच्च न्यायालय में इसका विवाद चल रहा है सीलिंग का, जिसमें स्टेटस को है यहाँ पर नए निर्माण नहीं किए जा सकते हैं। हमने उनके जो वहाँ पर बाउंड्री वॉल कर रहे थे उनसे हमने उसके दस्तावेज मांगे, रजिस्ट्री मांगी, खतौनी की नकल मांगी, कोई कागज नहीं दे पाए। उनका कहना है कि यहाँ रजिस्ट्री नहीं होती। अभी तक मुझे कोई भी कागज वैध या अवैध कोई कागज नहीं दिए गए हैं। हमने राजस्व विभाग से कहा कि आप उसमें गेट में ताला लगा के उस जमीन पर अपने प्रबंधन में लीजिए। रुद्रपुर के जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिवार ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिवार ने बताया कि महिला को जिस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उस वक्त वहां कोई डॉक्टर नहीं था, इस वजह से नर्सों द्वारा डिलीवरी को किया गया। इस दौरान महिला का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण महिला को बचाया नहीं जा सका। परिवार इस
मामले में कार्यवाही की मांग कर रहा है। उधर सीएमओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बैठा दी है। कल रात को एक डेथ हुई है जिसमें एक महिला 29 साल की उसकी डेथ हुई है और बच्चा ठीक है नॉर्मल डिलीवरी के बाद में, और एकदम उसका ब्रेथलेसनेस हुई है, सांस फूलना कहते हैं इसे, और वो मेनली परमोली एम्बोलिज्म होता है, तो उसमें शिकायत है कि इलाज सही नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने जांच कमेटी बना दी है और सीसीटीवी फुटेज की पूरी पेन ड्राइव में लेके जांच कमेटी को दे दी जाएगी और जांच कमेटी इसका जो भी निर्णय देगी 1 हफ्ते का टाइम देगी, जो भी लापरवाही होती है उस पर कार्रवाई। कहते हैं दुनिया में मां से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस बात को सिद्ध किया है देहरादून की एक महिला ने जिसने अपने बेटे को 2 साल बाद इंसाफ दिलाया है। एक बेबस मां ने जिसने अपने बेटे के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस ने जिस केस में हाथ खड़े कर दिए थे, मां ने खुद सबूत ढूंढकर आरोपियों को जेल पहुंचाया है। क्या है एक मां का संघर्ष, इस रिपोर्ट में देखिए। मां ने दिलाया अपने बेटे को इंसाफ, रंग लाया मां का संघर्ष, बेटे की हत्या आरोपी को पहुंचाया जेल। 2 साल से संघर्ष कर रही थी बेबस मां। 2024 में दर्दनाक हादसे में अपने बेटे को गंवाने वाली बेबस मां का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। देहरादून के प्रेमनगर में 2 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पहले पुलिस ने इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन मृतक की मां ने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही उस ट्रक की जानकारी जुटाई जिस ट्रक से उनके बेटे की मौत हुई थी। सारे सबूत जुटाने के बाद पीड़ित मां देहरादून एसएसपी के पास पहुंची। इसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले की दोबारा से जांच कराई और उसी की बदौलत आज आरोपी पुलिस की पकड़ में आया है। बेटे के लिए 24 महीनों से इंतजार कर रही क्षितिज चौधरी की मां ललिता चौधरी ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस में जिस तरह से अब पुलिस ने कार्रवाई की है, ऐसी कार्रवाई अगर पहले की गई होती तो उन्हें इतना लंबा इंतजार न करना पड़ता। बस पूरी पुलिस प्रशासन जो नए हैं, एसएसपी परमिंदर डोभाल, नरेश राठौर जी और इसमें विवेचक प्रदुमन भैया हैं, इन लोगों ने मिलकर जितना हिम्मत से, जितनी साहस दिखाते हुए अपना काम को अंजाम दिया सच्चाई और ईमानदारी के साथ में, उससे मुझे थोड़ी खुशी है। अच्छा लग रहा है कि इतने साल के बाद मेरे बेटे को न्याय मिल पाया और बस मैं थोड़ा सा अभी सहमी हुई सी हूँ इस चीज़ को लेकर कि आगे की कार्रवाई भी अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, दूसरे की भी गिरफ्तारी हो जाए जो इतने बड़े काम को करके चुप करके बैठ गया अपने घर में वो। तो मुझे उम्मीद पूरी है कि सब काम अच्छे से होगा, इसमें आगे की कार्रवाई भी बहुत बढ़िया होगी। देखो जैसे मेरा इकलौता बच्चा था तो एक एक पल मेरे साथ रहता है, वो तो मैं कभी आज तो मेरी कभी नहीं टूटी। मुझे उम्मीद पूरी थी, लेकिन बस मैं अच्छे लोगों का इंतज़ार कर रही थी जो जाके सन 2026 में पूरा हुआ। 2 साल के बाद लोग अच्छे आए, सारे प्रशासन में मुझे अच्छे से न्याय दिला पाए। जो इससे पहले पुलिसकर्मी थे उनसे उम्मीद अच्छी नहीं रही, उन्होंने अगर काम करते तो ये अच्छा ना होता। फिर ये बता दें कि एक मां ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। पुलिस ने जब हाथ खड़े कर दिए, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, तब भी मां की आस नहीं टूटी। इस लड़ाई को लड़ने का मां ने मन बना लिया। बता दें कि प्रेमनगर क्षेत्र में हाईवे पर 16 फरवरी 2024 की रात क्षितिज को डंपर ने कुचला था। हादसे के 3 दिन बाद 19 फरवरी को केस दर्ज किया गया। पुलिस ने सबूत न मिलने का हवाला देते हुए कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। इस बीच मां ललिता चौधरी ने बेटे को कुचलने वाले डंपर के सबूत जुटाए। कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पर सुनवाई हुई तो उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद देहरादून एसएसपी ने मामले की जांच के लिए प्रेमनगर क्षेत्र के सीओ की निगरानी में टीम गठित की। टीम ने ललिता चौधरी के सौंपे गए सबूतों और नए तथ्यों की जांच की। इसके बाद घटना को अंजाम देने वाले आरोपी चालक दल बहादुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मामले में जब पुलिस जांच कर रही थी तब बेटे को गंवाने वाली मां को पुलिस ने जादू की छड़ी न होने का ताना दिया था और फिर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन मां ने हार नहीं मानी और खुद सड़कों की खाक छानकर डंपर का आधा नंबर जुटाया। फिर उसे पूरा करने के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंच गई। वहां मदद मिली तो खुद डंपर का पूरा नंबर ढूंढकर पुलिस को दिया। तो कुछ इस तरह से एक बेबस मां ने अपने बेटे को 2 साल बाद इंसाफ दिलाया।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टनकपुर में होटल व्यापारी द्वारा टैक्सी चालकों के साथ की गई मारपीट के खिलाफ टैक्सी यूनियन का गुस्सा फूटा है। नाराज चालकों ने यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में चक्का जाम किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बुधवार को नगर के मुख्य बाजार में होटल व्यापारी ने अपने बेटों के साथ मिलकर टैक्सी चालकों के साथ सरेआम मारपीट की थी। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर टैक्सी चालकों की हड़ताल का असर तीर्थ यात्रियों पर भी पड़ा है। बता दें कि तीर्थ यात्री परेशान है। सर, हम सवारी से बात कर रहे थे। शिव शक्ति होटल के जो मालिक हैं एजाज सिंह और उनका लड़का, वो डंडा लेके खड़े थे दोनों जने। तो मुझसे बोले तू सवारी यहाँ नहीं ले जा सकता। हम अपने स्टैंड में सवारी ले जा रहे थे। बोले मेरे होटल में कोई नहीं जाता, तुम लोग सवारी काट देते हो। मैंने सर बोले मैं होटल में जाएगा ना। हम सवारी लेके आ रहे थे। इन लोगों ने 2 लोगों को फ़ोन और करा, मोटरसाइकिल से आए। उन्होंने 4-5 ड्राइवरों को डंडा लाठी से खूब मारा है। और एक का तो सर फाड़ दिया हमारे संग वाले का, वो अभी अस्पताल में भी है। भाई साहब बहुत चोट आई है, एक तो उठ ही नहीं पा रहा है, वो मर्द ने करात में जगह थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने किया मत्स्य और पशुपालकों को सम्मानित। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को दिए 50 लाख। सरकार की योजनाओं पर किया संवाद। चंपावत गैंगरेप मामले में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का बयान। बोले किसी पार्टी विशेष का नहीं होता दुष्कर्मी, ऐसे आरोपियों को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। रुद्रपुर जिला अस्पताल में प्रसव पीड़िता की मौत पर हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। कहा नहीं थे डॉक्टर, नर्सों ने करवाई डिलीवरी। उत्तराखंड में 48 घंटे के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में बारिश का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना।